नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा वाणिज्यिक बैंक व उनके कार्य, कमर्शियल बैंक एंड देयर फंक्शंस। वाणिज्यिक बैंक अर्थात व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है। देखो बच्चों, जमा स्वीकार करती है जमा के रूप में, और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है। देखो बच्चों, जमा स्वीकार करती है और उधार देती है, दो कार्य करते हैं वाणिज्यिक बैंक। इसके अतिरिक्त आजकल बैंक और भी कई कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण, रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना, एजेंसी कार्य और सामान्य सेवाएं। तो प्यारे बच्चों, वाणिज्यिक बैंक आपको क्लियर हो गया है कि वो वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उधार देती है। तो ये दो बातें मेन हैं और इसके अलावा बाकी भी कार्य करते हैं। तो बच्चों, अब है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है मुख्य कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है गौण कार्य सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शंस। तो ये तीन कार्य हैं और इन तीन कार्यों में बांटा गया है। ये कौन कौन से कार्य हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य कार्य की, प्राइमरी फंक्शंस की। बैंकों के दो मुख्य कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इनकी जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये दो मुख्य कार्य हैं। तो देखो बच्चों, जमा स्वीकार करना पहला कार्य है, जमा स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है। तो देखिएगा, एक बैंक जनता के धन को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में जमा करा सकते हैं, रुपया जमा करा सकते हैं। यानी कि जो जमा स्वीकार करता है बैंक, वो कई प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करता है। अलग अलग प्रकार के खाते हैं, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार भाई कौन सा खाता वो खुलवाना चाहते हैं, तो अलग अलग जमा खाते हैं। तो वो देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, जो खाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो खाता हम यहाँ बात करेंगे वो है निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता, एफडी जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। एफडी या टीडी, यानी कि इसको हम बोलेंगे या तो एफडी है, हम जैसे आप आम बोलचाल करते हमने एफडी है, या फिर टीडी है, टाइम डिपॉजिट है। तो ये है इस प्रकार से। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रकम की रसीद दे दी जाती है। इसमें जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर, जमा की अवधि लिखी होती है। यह रसीद हस्तांतरण नहीं होती। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है, तो कुछ कटौती या ब्याज काटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। इस खाते में जमा पर बैंक अधिक ब्याज देता है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होती है। इसका कारण यह है कि बैंक इस रकम का लंबे समय तक प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट है, एफडी है। इस खाते में जमा रकम को बैंक की सावधि देनदारी कहा जाता है, टाइम लायबिलिटीज कहा जाता है, टाइम लायबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, पहला जो एक खाता था एफडी या टीडी, ये हमने क्लियर कराया। और सेकंड नंबर पे आता चालू जमा खाता। यहाँ पर हम दूसरे खाते की बात करेंगे, वो है करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, चालू जमा खाता। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा करा सकता है और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है, कोई बैन नहीं है। इस खाते में साधारणतः व्यापारी वर्ग रुपया जमा करवाता है। देखो बच्चों, ये चालू खाता जो है, चालू जमा खाता, ये व्यापारियों के लिए होता है।
साधारणतया बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता, क्योंकि इस प्रकार का जो अकाउंट है उस पर ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि वो बार बार बैंक में जा कर के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो डिस्टर्ब करते हैं उनको, तो ब्याज नहीं देते हैं बल्कि उनको सेवाएं देते हैं। यदि जमा की रकम एक न्यूनतम आवश्यक राशि से कम होती है तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सेवा व्यय वसूल कर सकता है, यानी कि कुछ फीस भी उनसे ले सकते हैं। इस खाते से रुपया प्रायः चेक बुक द्वारा निकलवाया जाता है। इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। अमेरिका में इस खाते को चेक खाता कहा जाता है, चेक खाता। ओके, तो तीसरे नंबर का जो खाता है वो बचत जमा खाता। बच्चों, ये हमारे लिए होता है कि आम लोगों के लिए होता है, उपभोक्ताओं के लिए होता है। तो देखिएगा, यह खाता छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। इस खाते से एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है। निश्चित मात्रा से अधिक रुपया निकलवाने के लिए बैंक को पहले सूचित करना पड़ता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। देखो बच्चों, जो एफडी थी ना, ये टाइम डिपॉजिट टीडी था, एफडी से कम ब्याज की दर यहाँ पर हमें मिलेगी इसमें, बचत खाते में। ओके, नेक्स्ट है होम सेफ बचत खाता। होम सेफ बचत खाता ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिएगा, इसमें जमाकर्ता के घर पर बैंक एक गुल्लक प्रदान करता है, यानी कि बैंक के कर्मचारी आएंगे और आपके घर पर एक गुल्लक रख जाएंगे, जिसकी चाबी बैंक के पास रहती है। जमाकर्ता इस गुल्लक में थोड़ी थोड़ी बचत डालता रहता है, जैसे कहीं से इधर उधर से पैसे मिल जाते हैं, बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है, मम्मी को इधर उधर से पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करती हैं कि थोड़ी थोड़ी बचत होती है और उस गुल्लक में डालती रहती हैं, तथा कुछ समय के बाद बैंक में जाकर उसमें जमा राशि को जमाकर्ता अपने खाते में जमा करा देता है। उसी के अकाउंट में जमा हो जाएंगी, या फिर इस प्रकार से होता है कि बैंक के कर्मचारी आपके घर पर आ जाएंगे और उस खाते में से जो रकम है उसको निकाल करके आपके खाते में जमा कर देंगे। बहुत सारे बैंक इस प्रकार बचाई गई रकम को जमाकर्ता के घर से अपने एजेंट भेजकर मंगवा लेते हैं तथा गुल्लक की राशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर देते हैं। इस प्रकार के खाते पर बचत जमा खाते की तुलना में कम ब्याज दिया जाता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट था ना उससे भी कम ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही आपको वो सेवा दे रहे हैं। 5वें नंबर का खाता है आवर्ती जमा खाता, जिसको आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आरडी हम बोलते हैं, जैसे हमने आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जिसमें पैसा जमा करवाना पड़ता है बच्चों। तो देखिएगा, इस प्रकार के खाते में जमा करता है एक निश्चित समय, जैसे 12 महीने, 24, 36 या 60 महीने के लिए प्रति मास निश्चित रकम जमा करते हैं। यह रकम कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारणतया निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती। जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम भी खाते में जमा होती रहती है। इस खाते में सावधि खाते की तरह ही अन्य सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये थे जमा खाते, यानी कि हमने देखा ये 5 प्रकार के खाते हैं, इनमें जमा स्वीकार करता है बैंक। देखो, बैंक के जो 2 मुख्य कार्य थे, एक था जमा स्वीकार करना और दूसरा था उधार देना, ऋण उधार देना। तो बच्चों, अब हम दूसरे कार्य की बात करेंगे। दूसरा जो कार्य है बैंक का मुख्य कार्य, पहला कार्य क्या था? जमा स्वीकार करना। हमने बताया कि बैंक, व्यापारिक जो बैंक है, 5 प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करते हैं। प्रत्येक जो ग्राहक है वो अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी हैसियत के अनुसार खाता मेंटेन करता है या खुलवा लेता है। तो दूसरा जो मुख्य कार्य है बैंकों का वो है ऋण देना। और ये जो बैंक है, व्यापारिक बैंक है, ये उधार भी देते हैं। तो वो किस प्रकार से ऋण देते हैं, किस प्रकार के खातों में ऋण देते हैं, तो वो ध्यान से देखेंगे। बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को रुपया उधार देना है। पहला मुख्य कार्य था जमा स्वीकार करना, दूसरा है उधार देना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक उधार दे देता है या बैंक के द्वारा उधार दे दिया जाता है। यह बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं और उचित जमानत की मांग करते हैं। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रकार के खातों में बैंक जमा स्वीकार करता है, इसी प्रकार से बैंक अलग अलग प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जो कि आगे हैं। तो देखो बच्चों, पहला है नकद साख, कैश क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा, इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर
एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। देखिएगा, निश्चित जमानत पर और निश्चित राशि। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकलवाता रहता है और जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो क्या बताया, नकद साख, जो राशि उधार लेने वाला, यानी कि जो राशि वो उधार लेता है और जो निकलवाता है उसी पर ब्याज लगेगा, चाहे भले ही उसके खाते में कितना भी हो, लेकिन जो उसने निकलवाई है, निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋणी द्वारा निकलवाई जाने वाली ऋण की रकम का बैंक द्वारा निर्धारण ऋणी के स्टॉक विवरण और उसकी उत्पादन क्रिया की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो नकद साख में क्या है कि जितनी राशि ऋणी निकलवाता है उसी पर ब्याज लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बिल्कुल ध्यान देंगे। बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं। यानी कि जितना पैसा उनका बैंक में जमा है उससे ज़्यादा की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गई रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपये बैंक में जमा है और आप 12,000 रुपये निकलवाने की परमिशन ले लेते हैं, तो जो 2,000 रुपये है वो ओवरड्राफ्ट है। देखिएगा, यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के 10,000 रुपये जमा हैं और उसको बैंक 12,000 रुपये तक के चेक काटने का अधिकार दे देता है, तो 2,000 क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट। तीसरा जो ऋण किस प्रकार से देता है, मांग ऋण। यहाँ पर देखेंगे डिमांड लोन्स। ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें वापस करने की कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। जैसे ही स्वीकृति होगी आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे जो ऋणी के अकाउंट में, तो तभी से ब्याज लगना शुरू हो जाता है, चाहे आप निकालें और चाहे ना निकालें। देखो, चाहे ऋणी चेक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक भाग निकाले, लेकिन सभी जितने भी उसके अकाउंट में डाले सभी पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत पर या वित्तीय परिसंपत्ति या टिकाऊ वस्तुओं की जमानत पर दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो मांग ऋण है। इसमें क्या है कि जैसे ही वो सैंक्शन होगा आपका, जैसे ही स्वीकृति होगी तभी से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो हमने बताया था, इससे पहले वाला, उसमें हमने क्या बताया था कि नकद साख, वो तो मांग ऋण है, लेकिन ये नकद साख जो है इसमें जितना ऋणी पैसा निकलवाएगा उतना ही उसी पर ब्याज लगेगा। ये है मांग ऋण और वो क्या था, नकद। तो देखिएगा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है फोर्थ, अल्प अवधि ऋण। अल्पकालीन ऋणों में सामान्यतः व्यक्तिगत ऋण और कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित की जाते हैं। जो अल्प अवधि ऋण है वो दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत ऋण और कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों की सारी राशि पर ब्याज लगना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन ये ऋणी व्यक्ति के खाते में लिखा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के ऋण जमानत पर दिए जाते हैं, अतः ये सुरक्षित ऋण होते हैं। देखो बच्चों, अल्प अवधि ऋण, ये ऋण भी बिल्कुल मांग ऋण की तरह ही है। मांग ऋण की तरह ही है, क्योंकि जिस दिन से ये सैंक्शन होते हैं उसी दिन से ये लगने शुरू हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो है इसमें गौण कार्य। देखो बच्चों, जो व्यापारिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके मुख्य कार्य हमने बताए थे, जमा स्वीकार करना और उधार देना। उधार जो उसने दिए तो चार तरह से उधार देते हैं। किस प्रकार के ऋण हैं। अब है गौण कार्य, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। जो केंद्रीय बैंक है उसके गौण कार्य वो किस प्रकार से है, तो आप देखेंगे बच्चों, गौण कार्य। बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य भी करते हैं, जैसे एजेंट के रूप में कार्य और सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। तो इसके अलावा देखो, एजेंट के रूप में कैसे कार्य करते हैं बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न तरीकों से एजेंट के कार्य करता है। विभिन्न मदों का एकत्रीकरण, भुगतान,
करता है। तो देखिएगा, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों, बीमों की किस्तों इत्यादि की अदायगी भी करता है। तो एक तो ये कार्य था। दूसरा है प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने और उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। ट्रस्टी तथा प्रबंधक। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य भी करता है। रुपया भेजना, रेमिटिंग ऑफ मनी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह काम बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। यह काम बैंक ड्राफ्ट द्वारा यानी कि बैंक ड्राफ्ट बनवा करके किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अधिकतर यह कार्य विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ पत्र, लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं, यानी कि लेटर ऑफ रेफरेंस का कार्य भी बैंक करते हैं। नए शेयरों के अविकृत अंशों के खरीदने का आश्वासन। देखो यहाँ पर आश्वासन, अंडर राइटिंग भी बैंक करते हैं। वो कैसे दिखेगा? बिना बिके हुए नए शेयरों को खरीदने का बैंक आश्वासन देते कि अगर तुम शेयर खरीद लो, अगर तुम्हारे नहीं बिकेंगे तो हम खरीद लेंगे। बैंक निजी आधार पर चुने हुए निवेशकों के बीच प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। देखो बच्चों, ये है अलग से सामान्य उपयोगिता की सेवाएं भी बैंक देते हैं। देखिएगा, व्यापारिक बैंक कुछ इस प्रकार के अन्य कार्य भी करते हैं जिसे समाज के लोगों को काफ़ी लाभ होता है। यह कार्य निम्नलिखित है। लॉकर की सुविधा। देखिए, जो व्यापारिक बैंक हैं अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं जिसमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर, अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत ही कम होता है। यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा पर जाते समय नकद राशि साथ न ले जाकर सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक और साख प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यात्री निश्चित होकर यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह भी देते हैं। वस्तुओं के वाहन में सहायता, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उनकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीदार बैंक में रुपये जमा करवा कर उस बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और रेलवे स्टेशन तथा ट्रांसपोर्टर से माल ले लेते हैं। इस प्रकार बैंक वस्तुओं का उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य या बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान। आधुनिक समय में व्यापारिक बैंक देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जैसे पूंजी निर्माण है। व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते हैं, उन्हें उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप वे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन, इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन। इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन यानी कि नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन। बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करके नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। इसके फलस्वरूप नई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा। बैंक ब्याज की दर को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि जिससे उद्यमियों और व्यवसायियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि होती है। इसका आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान, क्षेत्र के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे किसानों को उन्नत कृषि, भूमि सुधार यंत्र आदि खरीदने के लिए रियायती ब्याज की दर पर उचित मात्रा में ऋण देते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने करना है। नेक्स्ट है बाजार मांग में वृद्धि।
अल्प विकसित देशों में लोगों की आय कम होती है, उनका जीवन स्तर नीचे होता है, वे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज आदि खरीदने के लिए साख उपलब्ध कराते हैं और इसके फलस्वरूप टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति लागू करना। प्रत्येक अल्प विकसित देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापारिक बैंकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार साख का विस्तार एवं संकुचन करते हैं। इसके फलस्वरूप मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को बिना अर्थव्यवस्था पर स्फीति या अस्फीतिक अंतराल के प्रभाव के प्राप्त करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, तो देखिएगा बच्चों, रोजगार के अवसर। बेरोजगार युवा वर्ग व्यापारिक बैंकों से उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करके स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि स्वरोजगार के लिए भी उधार ले सकते हैं वहाँ से। स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के फलस्वरूप रोजगार तथा उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। इसका देश के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेप में, बैंक केवल रुपया जमा करने और उधार देने की संस्था मात्र नहीं रह गई हैं, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा व्यापारिक बैंक क्या है और व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ धन्यवाद।